गठबंधन यानी कि दो या दो से अधिक पार्टियों या व्यक्तियों का मिलन। दोस्तों, एक होता है शादी से पहले, इलेक्शन से पहले। शादी से पहले अगर आपका अफेयर किसी के साथ चल रहा है तो हो सकता है वो आपका प्यार आपको मिल जाए और आपका स्थायी पार्टनर बन जाए। लेकिन अगर शादी के बाद, चुनाव के बाद किसी प्रकार का गठबंधन होता है, यानी कि एक घर वाली और एक बाहर वाली, जो बाहर वाली के साथ आपका चक्कर चल रहा है वो शायद कभी स्थायी नहीं बन पाए। तो क्या फर्क होता है चुनाव पूर्व के गठबंधन में और क्या फर्क होता है चुनाव बाद के गठबंधन में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों देखिएगा, संयोग से केंद्र सरकार और राज्य सरकार में एक साथ गठबंधन सरकारें बनी, क्या कहती है एनसीईआरटी और क्या है गठबंधन सरकार के नफा नुकसान, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं हूं एग्जाम एम्पायर एवार्ते त्रिवाल, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एम्पायर में। देखिएगा दोस्तों, गठबंधन का मतलब होता है दो या दो से अधिक लोगों का मिलन, दो या दो से अधिक पार्टियों का मिलन दोस्तों। और जब जब भारत, दोस्तों आप लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, कई सारी पार्टियां हैं दोस्तों, हजारों पार्टियां अगर राज्य की टोटल मिला दे तो, है ना, छोटे छोटे निर्दलीय दल होते हैं, तो वो सब गठबंधन करके एक सरकार का निर्माण करते हैं दोस्तों। देखिएगा, गठबंधन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो चुनाव के पूर्व होता है, एक चुनाव के बाद होता है दोस्तों। अगर मैं आपसे भी पूछूं कि वर्तमान में केंद्र सरकार में किसकी सरकार है तो आप कहोगे बीजेपी की, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में गठबंधन की सरकार है और वो गठबंधन है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस दोस्तों, जिसे राजग कहते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है, ना कि बीजेपी या मोदी की। ठीक है दोस्तों, तो ये चुनाव पूर्व और चुनाव बाद के गठबंधन की बात करते हैं, तो इसको ऐसे समझिएगा दोस्तों। फर्क क्या होता है इनमें, चुनाव में जाने से पहले, जैसे 2024 का चुनाव होना है, इसमें जाने से पहले, चुनाव लड़ने से पहले कुछ पार्टियां आपस में गठबंधन करती है और कहती है कि यहाँ पे उम्मीदवार तुम खड़े मत करना, इतनी सीटों पर हम करेंगे, इतनी पर तुम जीत के आना, ये फलाना ढिंकाना, और फिर हम जब जीत जाएंगे तो हम एक स्थायी सरकार का निर्माण करेंगे, जो कि ज्यादा संभव है। जैसे कि दोस्तों, शादी से पहले आप किसी से प्यार करते हैं, होता है, सभी को होता है एक बार तो, और कटता भी है 90% लोगों का तो। और तो दोस्तों क्या होता है, शादी से पहले आपका गठबंधन है किसी के साथ, तो वो एक साथ साथ चलने की कसमें खाते हैं, फिर शादी होती है, इलेक्शन होते हैं और शादी हो गई मान लीजिएगा, तो इसकी पूरे चांसेस जो कि आपका स्थायी पार्टनर बन गया दोस्तों, है ना। तो ये लोग जो चुनाव पूर्व गठबंधन करते हैं और जीत के आते हैं, तो इस बात की थोड़ी थोड़ी गारंटी तो नहीं है, लेकिन प्रबल संभावना है कि वो सरकार स्थायित्व देगी दोस्तों, क्योंकि वो चुनाव से पहले का गठबंधन है। उसके बाद देखिएगा, चुनाव के बाद का गठबंधन, इसको ठीक से समझिएगा। आपकी वाइफ है और आपका चक्कर फिर भी बाहर चल रहा है, कहते हैं ना, एक घर वाली और एक बाहर वाली, तो आपका स्थायित्व है, उसको छोड़ दीजिएगा। बाहर वाली है, मतलब आपका गठबंधन है उस बाहर वाली के साथ, लेकिन क्या इस बात की प्रबल संभावना है कि वो आपकी स्थायी बन पाएगी? कदापि नहीं, है ना। हालांकि हो सकता है बन जाए इन फ्यूचर, लेकिन कम चांसेस है ना, बस चांसेस की बात है, यहाँ पे कुछ भी स्थायी नहीं है, गारंटी नहीं है, फैक्ट नहीं है इस बीत में, है ना, इस बात में कोई फैक्ट नहीं है। तो बाहर वाली है, एक घर वाली एक बाहर वाली, तो चुनाव के बाद अगर बाहर से कोई समर्थन देता है या चुनाव के बाद गठबंधन होता है, तो इस बात के कम चांसेज है कि वो स्थायित्व प्रदान करे दोस्तों। और ऐसा आपने देखा होगा, चुनाव जीतने के बाद नेता दल बदल करते हैं, इधर उधर मिल जाते हैं, भागते हैं, और फिर किसी ने उप मुख्यमंत्री का ऑफर दिया तो फिर टूट जाते हैं, फिर उधर भाग जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन चुनाव से पहले का गठबंधन यकीनन स्थायित्व प्रदान करता है, थोड़ा थोड़ा ना, ठीक है। तो ये फर्क होता है दोस्तों। इसमें फायदा क्या होता है दोस्तों, एक लोकतांत्रिक प्रकार का, जैसे मोदी जी है एनडीए, तो अकेली बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, जिसमें शिवसेना भी था, पहले भी शायद अलग हो गया है, अकाली दल था, वो भी शायद अभी उसने समर्थन ले लिया है, मंत्री पद तो ठुकरा दिया है। तो ऐसे कई सारी पार्टियां जो होती है वो मिलके तो लोकतांत्रिक स्वरूप होता है। क्षेत्रीय पार्टियों को दोस्तों प्रतिनिधित्व मिलता है ना, क्षेत्रीय पार्टियों को प्रतिनिधित्व मिलता है, ये बात होती है। हानि की बात करें तो दोस्तों देखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री थोड़ा कमजोर होता है, और इसका एग्जाम्पल होता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह दोस्तों कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो थी दोस्तों यूपीए फर्स्ट एंड सेकंड की सरकार, यूपीए दोस्तों, है ना, यूनाइटेड, है ना, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था दोस्तों, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए 2 और फर्स्ट और सेकंड प्रसंग सरकार जिसे कहते हैं, मतलब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन उसे कहते थे, प्रसंग सरकार, उस पर आगे बात करेंगे। तो हानि होती है दोस्तों, एक तो अस्थिरता होती है गठबंधन में, अगर अलग हो गए कुछ लोग तो सरकार गिर जाएगी, और ये हुआ कई बार, है ना। इसके बाद देखिएगा, निर्णय प्रक्रिया में थोड़ी देरी होती है, बाकी मोटे मोटे क्षेत्रीय पार्टियों के दोस्तों जो नेता होते हैं वो कहते हैं कि हमारी बात मानो, तो निर्णय प्रक्रिया में थोड़ी देरी होती है। और दोस्तों कमजोर प्रधानमंत्री जनरली होता है, लेकिन मोदी जी कमजोर प्रधानमंत्री नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी जी को अकेले अपनी पार्टी को ही बहुमत है, तो बाकियों की कमी सुनते हैं वो ना, हालांकि गठबंधन सरकार है। उसके बाद दोस्तों इत्यादि कई सारे फायदे होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एनसीईआरटी क्या कहते हैं। आपने अब तक एक बात पढ़ी होगी कि 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, ऐसा पढ़ा होगा, और शायद आपको लगता होगा कि वही पहली गठबंधन सरकार थी। तो दोस्तों वो वास्तविक गठबंधन नहीं था। एनसीईआरटी के डाटा सीधा सीधा कहते हैं कि वास्तविक गठबंधन जो हुआ
वो दोस्तों 1989 नौवीं लोकसभा में हुआ। केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये केंद्र है, इधर राज्य है, और बड़े शनियों की बात है, इधर 9वीं लोकसभा है, इधर 9वीं विधानसभा है, और 9वीं लोकसभा और विधानसभा में केंद्र और राज्य में एक साथ गठबंधन हुआ। तो पढ़ने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी सारे फैक्ट में बात करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में सारे फैक्ट है, कुछ लोग ऊपर ऊपर की बातें करके निकल जाएंगे, एग्जाम फैक्चुअल पूछेगा अगर उसने डाला है ना गठबंधन सरकार, इसका मतलब आरपीसी थक चुका है, बाकी टॉपिक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल पूछ करके यहां से सवाल बनाएगा वो, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, बात करते हैं, हालांकि हम पहले बात करते हैं कि दोनों में साथ साथ बना था कि हाँ 9वीं लोकसभा है, 9वीं राज्यसभा है दोस्तों। केंद्र में क्या हुआ 1977 में 6वीं लोकसभा, 6वीं लोकसभा में गठबंधन हुआ था, लेकिन वो वास्तविक नहीं था, आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों एनसीईआरटी कहती है 1989 में दोस्तों 9वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें वास्तविक गठबंधन देखने को मिला। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का गठन हुआ, जिसमें दोस्तों 11 महीने तक काम किया। उसके बाद वीपी सिंह दोस्तों प्रधानमंत्री बने 2 दिसंबर से 1989 से 10 नवंबर 1990 तक दोस्तों। फिर दूसरा दोस्तों नवगठित जनता दल चंद्रशेखर पीएम बने, और कांग्रेस सरकार ने बाहर से समर्थन दिया। क्या क्या घटनाक्रम हुआ था उस पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में, लेकिन ध्यान रखना 9वीं लोकसभा में वास्तविक गठबंधन का उदय हुआ केंद्र में, और राजस्थान में जो है 9वीं विधानसभा 1990 में। इधर 89 था, इधर 90 था, देख रहे हो 1 साल का फर्क है। बाकी 9वीं विधानसभा है, 9वीं लोकसभा है, और दोस्तों बीजेपी को 84 सीटें मिली थी, जनता दल को 54 मिली थी। तो दोनों ने गठबंधन किया, और शेखावत साहब दोस्तों जो है वो गठबंधन दल के नेता चुने गए और उन्होंने सरकार बनाई। तो शेखावत साहब थे। इधर देख रहे हो दोस्तों किसने बनाई, वीपी सिंह ने, विश्व प्रताप सिंह ने। इसके बाद और दोस्तों इधर मोरारजी देसाई की गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 77 में, आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इधर गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार शेखावत ने बनाई थी, और गठबंधन की सरकार भी शेखावत ने, ध्यान रखना, ठीक है। आगे है 3 बार दोस्तों चिदम्बर रेड्डी ने आपातकाल लगा दिया था, मतलब राष्ट्रपति शासन। और फोर्थ में दोस्तों ऐसा, जैसे यहाँ पे 6ठी लोकसभा में क्या हुआ था, जनता दल ने गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी, लेकिन वो वास्तविक गठबंधन नहीं था। गठबंधन के कुछ साक्ष्य दिखते हैं, है ना। लेकिन इधर भी दोस्तों 4थी विधानसभा में दोस्तों सुखाड़िया में गठबंधन के कुछ साक्ष्य दिखते हैं। निर्दलीयों के द्वारा सरकार बनाई थी, हालांकि निर्दलीय जोड़े गए थे, ना कि कोई दल। तो वास्तविक गठबंधन वो नहीं था, और वास्तविक गठबंधन नहीं है। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं डिटेल में, देखिएगा। हम चलते हैं पहले लोकसभा का दृश्य, क्या सीन था लोकसभा का आजादी के बाद से। तो देखते हैं दोस्तों, पहली से 4थी लोकसभा तक, 1st to 4th लोकसभा तक लगातार आईएनसी को बहुमत, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई, उसी का बहुमत रहा आजादी के 4 लोकसभा तक दोस्तों, देख रहे हो। उसके बाद 1969 में आईएनसी जो है अल्पमत में आई दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा झोल हुआ था, अल्पमत में भी कांग्रेस टूटने के कगार पे थी। इसलिए मैंने कल भी पढ़ाया था कि कामगार योजना लाई गई, कामगार के कामराज योजना दोस्तों 1963 में लाई गई, जब कांग्रेस कमजोर हो रही थी राज्य में और केंद्र में भी थोड़ा थोड़ा। तो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने मंत्री पद से और सीएम पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस का संगठन संभालने की बात की, वो कामराज योजना थी। मैंने क्वेश्चन में बताया था आपको, और मैं फिर कह देता हूं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज एग्जाम में एम्पायर पर चल रही है, वो ज्वाइन करना कदापि मत भूलना, उसी में से क्वेश्चन बचेंगे। तो दोस्तों अल्पमत में जब कांग्रेस सरकार आई दोस्तों 1969 में, तो दोस्तों डीएमके और सीपीआई ने बाहर से समर्थन किया था और सरकार बच गई थी। हालांकि बाहर से समर्थन है, बाहर से समर्थन कभी भी गठबंधन नहीं होता है। अगर आप बाहर से समर्थन और अंदर से समर्थन में फर्क क्या है, तो मोटा मोटा फर्क इतना है, जो बाहर से समर्थन देते हैं वो सरकार में भागीदारी नहीं करते, यानी मंत्री नहीं बनते वो, और जो अंदर से सपोर्ट करते हैं वो मंत्री बन जाते हैं। इन्होंने मंत्री पद तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि हम आपके साथ हैं, आप सरकार चलाएगा। ये होता है बाहर से समर्थन देना, ठीक है। इसके बाद 1977 में एक और कर्मकांड हुआ, 6वीं लोकसभा दोस्तों, पहली गैर कांग्रेसी सरकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। आप सबको पता है 75 में इमरजेंसी लगाई गई, इंदिरा गांधी ने ठोक रख दिया था, तो फिर जनता ने थप्पड़ मारा, ऐसा तमाचा मारा कि दोस्तों सरकार ही बदल गई, और 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी। तो दोस्तों यहां पे आप कह सकते हो कि गठबंधन था क्या सर, सबसे बड़ा मुद्दा यही बचता है। कुछ टीचर्स ये भी बता देते हैं, लेकिन हम चलेंगे एनसीईआरटी की तरफ, और एनसीईआरटी कहता है कि यहाँ पे वास्तविक गठबंधन नहीं हुआ था। गठबंधन तो हुआ था, लेकिन गठबंधन क्या हुआ था, पार्टियों का विलय हुआ था, ना कि पार्टियों ने गठबंधन किया था। समझ रहे हो इस बात का, पार्टियों ने एक दूसरे में विलय कर लिया था कि मैं भी तेरा हो गया। जैसे समाजवादी पार्टी कहेगी मैं बीजेपी में विलय करता हूं, जैसे बेनीवाल की पार्टी कह दे कि मैं बीजेपी में विलय ही करता हूं, अलग से चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो इसे गठबंधन नहीं बोल सकते। तो ये हुआ, जनता पार्टी की सरकार आई दोस्तों, दलों का विलय था, वास्तविक गठबंधन ये कदापि नहीं था। तो कांग्रेस किस किस दल ने विलय किया, कांग्रेस 2 भागों में टूटने के कगार पे थी। एक कांग्रेस का पुराना दड़ा था, एक भारतीय लोक दल था, एक सोशलिस्ट पार्टी थी, और एक जनसंघ था जो आगे चल के बीजेपी बना, ठीक है। ये चीज
चारों पार्टियों का विलय हुआ और दोस्तों जनता दल पार्टी बनाई और उसने इलेक्शन लड़ा और उसकी सरकार बनी 77 में। भाई पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी लेकिन ये गठबंधन नहीं था, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिएगा फिर बात आती है 1980 से दोस्तों 89 तक। तो यहाँ पे कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था। 80 से 89 तक आप सबको पता है, क्योंकि इंदिरा गांधी को जेल में ठूस दिया गया, परिवर्तन हुआ है ना, और वो सब चीजें फिर गांधी की उसकी हत्या कर दी गई बाद में, तो वो भी एक प्लस पॉइंट था कांग्रेस के लिए। फिर राजीव गांधी की हत्या, तो एक वो सहानुभूति लहर भी थी, तो उसमें तो पूर्ण बहुमत आना ही था। तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत हुआ, मतलब 89 तक पूर्ण बहुमत कांग्रेस को फिर से रहा। लेकिन बात आती है 9वीं विधानसभा लोकसभा। तो 9वीं लोकसभा 1989 में चुनाव हुए और पहली बार वास्तविक गठबंधन देखने को मिला, जिसकी पूरी दिनचर्या मैंने आपको पहले उस गोले में बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां से देखने को मिलता है आपको गठबंधन। उसके बाद 1989 से 2009 तक लगभग 11 गठबंधन सरकारें बनी दोस्तों, है ना, एक के बाद एक गठबंधन, उसमें सारा ही शामिल था। अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की 5 साल की सरकार। देख रहे हो, तो 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे और वो तो इस्तीफा जेब में लेके घूमते थे कि पता नहीं कब देना पड़ जाए, कब गठबंधन वाले धोखा कर देना, क्योंकि शादी के बाद का दूल्हा था, मतलब बाहर वाली तो कभी भी जा सकते हैं, है ना। तो 10वीं जो है, देख रहे हो 10वीं लोकसभा चुनाव आते हैं 1991 से 96 तक। पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दोस्तों इसको समर्थन किया था, है ना। और ये वही सरकार है जिसने भारत की दिशा नीति आज जो हम है, जिस पेड़ के फल आज हिंदुस्तान खा रहा है, वो दोस्तों आपको पता है एलपीजी, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, है ना, ग्लोबलाइजेशन जो हुआ, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण जो हुआ, वो दोस्तों इसी सरकार में पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्हीं के सुधारों की बदौलत आज हिंदुस्तान दोस्तों, ये वो दौर था जब भारत के हालात दोस्तों पाकिस्तान से भी बदतर थे। आज पाकिस्तान में आटे के भाव 500 रुपए किलो है, हिंदुस्तान उसी कगार पे खड़ा था आज से लगभग दोस्तों कितने 35 साल पहले। तब दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बागडोर संभाली थी 35 साल पहले, और आज से लगभग 7-8 साल पहले उन्होंने बागडोर संभाली, छोड़ी थी देश की। तो 30 साल तक दोस्तों उन्होंने अर्थव्यवस्था को संभाला। हाँ, एज ए प्राइम मिनिस्टर वो गठबंधन सरकार में थे। गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री कमजोर होता है, इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह कमजोर प्रधानमंत्री थे कह सकते हो आप, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर उनके योगदान को हिंदुस्तान हमेशा हमेशा याद रखेगा, है ना। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, सॉरी, है ना। देख रहे हो, तो 1991 से 96 तक वीपी नरसिम्हा राव की सरकार में दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो दोस्तों क्या थे, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे, और एलपीजी की शुरुआत उन्होंने करी। 11वीं लोकसभा आती है तो दोस्तों इसमें बीजेपी को 161 सीटें मिली 11वीं में, और दोस्तों ये सर्वाधिक सीट जीतने वाली पार्टी बनी उस टाइम। सब सर्वाधिक सीटें बीजेपी को मिली, जो कि 2 सीटों से खड़ी हुई पार्टी 161 तक पहुंच चुकी थी, देख लो। और सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, 13 दिन में उनको इस्तीफा देना पड़ गया। घोर बेइज्जती थी, और इस बेइज्जती के बाद तो वो इस्तीफा हमेशा ऊपर वाले जेब में रख के चलते थे कि पता नहीं कब देना पड़ जाए, ठीक है। फिर दोस्तों 11वीं लोकसभा के 3 कांड ध्यान रखना। 11वीं लोकसभा एकमात्र ऐसी लोकसभा है जिसमें 3 प्रधानमंत्री बने भाई साहब। 11वीं में फिर अटल बिहारी वाजपेयी को 13 दिन में इस्तीफा देना पड़ा, तो फिर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, ये भी गठबंधन था। एचडी देवगौड़ा दोस्तों ये प्रधानमंत्री बने, फिर इनको भी इस्तीफा देना पड़ा, और फिर दोस्तों संयुक्त मोर्चा की फिर सरकार बनी, जिसमें आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल दोस्तों ये प्रधानमंत्री बने। और ये दोस्तों कब 98 तक चली, लेकिन ये दोस्तों ये भी समाप्त कर दी गई, मतलब भंग कर दी गई कि अब इलेक्शन में ही जाते हैं, और जब इलेक्शन होगा तो हिंदुस्तान की राजनीति एक नई करवट लेगी दोस्तों। इसके बाद एक स्थायित्व प्रधान मिलने की मतलब एक उम्मीद जगती है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सरकारें बदल रही थी। तो अब 12वीं आती है। 12वीं दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जो है 13 महीने पीएम रहे दोस्तों। 12वीं में भी बात नहीं बनी, 13 महीने अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने, फिर से इस्तीफा देना पड़ा। 13 महीने, पहले 13 दिन बने, उसके बाद 13 महीने बने, फिर इस्तीफा देना पड़ा। मध्यावधि चुनाव है दोस्तों, देश नाजुक दौर से गुजर रहा था उस टाइम, और 13वीं दोस्तों इसके बाद हिंदुस्तान एक नई पटरी पे चढ़ा, और वो दिन था 13वीं से लेकर 17वीं तक लगातार 5-5 साल लोकसभा हमारा कार्यकाल पूरा करती रही है। हम कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र परिपक्व स्थिति में पहुंच चुका है। यहाँ के गठबंधन पीछे चलते हैं तो एनडीए की गवर्नमेंट बनी। तो पहली बार एनडीए की सरकार कब बनी दोस्तों, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे कहते हैं नेशनल मतलब है ना राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक जनतांत्रिक, और दोस्तों अलायंस मतलब गठबंधन। तो राजग की सरकार पहली बार कब बनी, जो मोदी जी वाली है,
ये एनडीए 2 कह सकते हैं, कई बार इसको एनडीए 3 भी बोल सकते हैं। तो राज्य के एनडीए की सरकार पहली बार 13वीं लोकसभा में बनी, जिसमें 303 सीटें एनडीए को आई। दोस्तों देख रहे हो, वर्तमान में बीजेपी को अकेले को इतनी है, पहले एनडीए को आई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी जो कि बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, उनको 19 मार्च 1948 को शपथ दिलाई गई और 22 मई 2004 मतलब कि उन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। और यही कारण था दोस्तों, जब जब पूर्ण बहुमत आता है किसी भी गठबंधन को या किसी पार्टी को, वो प्रधानमंत्री बहुत मजबूत होता है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु पोखरण 2 कर दिया था दोस्तों, परमाणु विस्फोट किया था, आप सभी को पता है। ये वही दौर था जब हिंदुस्तान किसी से नहीं डर रहा था, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी। और अटल बिहारी वाजपेयी को दोस्तों पूर्ण रूप से यह आभास था कि अब मेरी सरकार 5 साल चलेगी, तो वो आराम से डिसीजन ले सकते थे, ठीक है। उसके बाद 14वीं लोकसभा आती है, यूपीए दोस्तों। यूपीए दोस्तों देख रहे हो, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूनाइटेड मतलब संयुक्त, प्रोग्रेसिव प्रगतिशील, और ए का मतलब अलायंस। तो परसंघ की सरकार बनी, मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार 2004 में, जो लगातार 10 साल तक चली थी, आप सभी को पता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 5-5 साल के 2 टेन्योर। तो 14वीं और 15वीं लोकसभा यूपीए फर्स्ट एंड सेकंड कहा जाता है, सह सरकार दोस्तों ये, और ये यूपीए सेकंड दोस्तों। यूपीए सेकंड, इन दोनों में डॉक्टर मनमोहन सिंह गठबंधन के नेता रहे, प्रधानमंत्री रहे। तो फिर कह देता हूं, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, वो यूपीए फर्स्ट और सेकंड की सरकार थी। अभी एनडीए की सरकार नहीं है, एनडीए फर्स्ट और सेकंड की सरकार है। तो 16वीं और 17वीं में नरेंद्र मोदी, है ना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी एनडीए फर्स्ट और सेकंड के नेता थे, और राज्य फर्स्ट और 2 की सरकार है दोस्तों, जो वर्तमान में चल रही है। यह हुई लोकसभा की बातें। और दोस्तों देखिएगा, गठबंधन में जनरली प्रधानमंत्री कमजोर होता है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह का साफ कमजोर थे, लेकिन नरेंद्र मोदी दोस्तों किसी के नहीं सुनते, क्योंकि उनकी बीजेपी को अकेली को बहुमत है। अगर गठबंधन वाले चले भी जाए, तनहा भी छोड़ दे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़े थे, तो उनकी तो सरकार गिर गई थी, क्योंकि स्पष्ट बहुमत उनकी पार्टी को नहीं था। यहाँ पे मोदी जी को अकेले को स्पष्ट बहुमत है, इसलिए मोदी जी किसी की नहीं सुनते, और ये लोकतंत्र के लिए थोड़ा ठीक नहीं है ना। इसके बाद देखते हैं राजस्थान में क्या क्या कर्मकांड हुआ। तो राजस्थान की बात करते हैं, तो जनरली दोस्तों जब मतलब 4 इलेक्शन तक तो लगातार केंद्र में भी कांग्रेस रहा, राज्य में भी कांग्रेस रहा। 4th विधानसभा की बात करते हैं, तो इसमें एक तगड़ा घटनाक्रम घटा दोस्तों। क्या हुआ, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं आया। देख रहे हो, किसी भी दलवा को स्पष्ट बहुमत नहीं आया, तो जाहिर सी बात है क्या गठबंधन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पे बहुत खींचातानी हुई, और ये वो दौर था 1967 का, जिस समय राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, क्योंकि लड़ाइयां हो गई थी, जुलूस निकाले गए, बहुत कुछ करना पड़ा था। देखते हैं क्या हुआ था। किसी भी दल को बहुमत नहीं था, तो 184 सीटों में से 89 सीट दोस्तों आईएनसी जीती। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। उसके बाद -1 कर दीजिएगा, तो 88 सीट। -1 की दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कोई भी आदमी 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ लेता है, तो उसको 1 सीट खाली करनी पड़ेगी, वरना दोनों ही खाली समझी जाएगी। तो उन्होंने 1 सीट खाली कर दी। किसने? क्योंकि दामोदर लाल व्यास जो है, वो टोंक और मालपुरा 2 सीटों से, टोंक जहां से सचिन पायलट चुनाव लड़ते हैं, और वहीं के बगल में मालपुरा है, जो टोंक में ही पड़ता है, अभी दूदू जिले में आने वाला है ये। तो यहां से दोस्तों 2 सीटें जीती, 2 में से 1 उनको खाली करनी पड़ी। तो 88 सीट दोस्तों क्या थी? कांग्रेस को थी। अब दोस्तों देखिएगा, मतलब 184 सीट, आपको पता है ना 184 सीट पे चुनाव होते थे। 200 सीट कब से हुई दोस्तों? राजस्थान में 200 सीट दोस्तों 1977 के चुनाव से हुई, ध्यान रखना ना, 200 सीट। उससे पहले 184 सीट थी। तो 184 में से 88, तो मतलब बहुमत तो नहीं है। तो क्या हुआ दोस्तों, गठबंधन हो सकता था क्या? संयुक्त मोर्चा बना, पर सरकार नहीं बन पाई दोस्तों। गठबंधन तो हुआ था, अगर हमें दोस्तों पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी रहती, चौथे में ऐसा हुआ कि गठबंधन तो हुआ था, संयुक्त मोर्चा बना था, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाया, क्योंकि ये संयुक्त मोर्चा जो है दोस्तों, ये राज्यपाल के पास गया, और राज्यपाल ने कहा, संपूर्णानंद जो जब थे, आपको पता है पहला जब राष्ट्रपति शासन लगा, तो संपूर्णानंद राज्यपाल थे। तो संपूर्णानंद के पास ये गए कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, और संपूर्णानंद तो भाई साहब कांग्रेस के भेजे हुए थे राज्यपाल। तो उन्होंने कहा ना ना ना, पहले तो आईएनसी को बुलाऊंगा मैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बुलाऊंगा। तो इन्होंने गठबंधन तो किया था। जनसंख्या 22 दोस्तों सीट थी, स्वतंत्र पार्टी के 49 थे, सोशलिस्ट पार्टी के 8 थे दोस्तों, और भाजपा के 8 थे दोस्तों। इन्होंने गठबंधन किया, लेकिन सरकार नहीं बना पाए, क्योंकि दोस्तों इन्होंने क्या किया, संपूर्णानंद दोस्तों कौन थे? संपूर्णानंद थे दोस्तों राज्यपाल, है ना। इन्होंने कहा कि कांग्रेस आओ, सरकार बनाओ। तो दोस्तों क्या हुआ, रामचरण अटरूं के समर्थन और समर्थलाल मीणा दोस्तों, ये 2 निर्दलीय विधायक थे, इनके सहयोग से क्या हुआ दोस्तों, सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, जिनका सबसे लंबा कार्यकाल भी रहा है, उन्होंने सरकार बना ली। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा माहौल दिख रहा था, लेकिन बन नहीं पाया, ध्यान रखना, ठीक है। तो कब बनता है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं।
अब पांचवी दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत आया गया पांचवी विधानसभा चुनाव में। छठवीं में दोस्तों जनता पार्टी 150 सीट जीत के आई 200 में से। छठवीं मतलब 1977 का वो चुनाव जहां पे पहली गैर कांग्रेसी सरकार भी बनी, किसके दोस्तों, भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में ना, भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत जिन्हें बाबा साहब कहा जाता है ना, कि बाबा साहब क्या मतलब क्या क्या कहा जाता है यार, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा ना, कमेंट चेप दी यूट्यूब भाई, है ना। तो 150 से 200 में से 150 सीट दोस्तों जनता पार्टी को आई, पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी दोस्तों, देखिएगा। फिर 7वीं और 8वीं में दोस्तों आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत आया, ठीक है। ये गठबंधन नहीं है भाई, देख लेना, ये तो पूर्ण बहुमत आ गया इसको, जनता पार्टी को 150 सीट आ गई 200 में से, तो सरकार बननी थी पहली गैर कांग्रेसी, और उसका कारण आपको पता है, इमरजेंसी के बाद का काल है ये। उसके बाद 9वीं, तो 9वीं दोस्तों वहां भी 89 में लोकसभा 89, 9वीं लोकसभा के चुनाव 89 में हुए थे, जिसमें पहली बार गठबंधन देखने को मिला। और यहाँ पे 9वीं विधानसभा के चुनाव 1990 में हुए, और दोस्तों पहली बार वास्तविक गठबंधन देखने को मिला 1990 के चुनाव में, वहां 89 था। और दोस्तों बीजेपी को 84 सीट मिली थी, जनता दल को 54 सीट मिली थी, और भैरों सिंह शेखावत जो है सीएम बने थे, क्योंकि इन दोनों ने दोस्तों, जनता दल ने और बीजेपी ने गठबंधन कर लिया था, देख रहे हो। तो 9वीं विधानसभा में गठबंधन राजस्थान में देखने को मिला। फिर 10वीं विधानसभा आती है 1993 में, बीजेपी को 95 और 21 निर्दलीय मिलकर दोस्तों सरकार बनाई। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 76 सीट आई थी, हालांकि पहला आ गया, तो दोस्तों बात कभी पूछ सकता है, तो यहाँ भी दोस्तों देख रहे हो आप, निर्दलीय मिले थे। उसके बाद दोस्तों हो गया, देखियो देख रहे हो, 10वीं तक का कर्मकांड हमने देखा, अभी चल रही है 15वीं। तो इसके बाद हुआ क्या दोस्तों, एक साल अशोक गहलोत, एक साल मैडम, है ना, 5-5 साल का। तो इसके बाद दोस्तों 5-5 साल का गेम शुरू हुआ, और हमारी लुटाई अभी भी चल रही है। तो यहाँ तो पूर्ण बहुमत की सरकारें बन रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, आपने देखा होगा कोई गठबंधन बड़ा है नहीं, है ना, और इस टाइम कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। और दोस्तों आप कह सकते हो कि बसपा के विधायक दोस्तों, बसपा के साथ गठबंधन है क्या, तो बसपा के साथ गठबंधन नहीं है, बसपा का विलय ही कर लिया गया है, देख रहे हो, विलय ही कर लिया गया है। और जब विलय होता है उसको गठबंधन नहीं बोलते, वो तो मिल गए कि हम कांग्रेस के रंग में रंग जाते हैं, मुझे तेरे ही रंग में रंगना है, बसपा वालों ने कह दिया। और दोस्तों ये ध्यान रखना, 1953 में दोस्तों आंध्र प्रदेश में पहला राज्य था जहां गठबंधन बना। अगर राज्य की पूछे कि पहला राज्य जहां सबसे पहले गठबंधन बना, तो 1953 में दोस्तों ये था, ये गठबंधन बना था दोस्तों। इसके बाद एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार किसी राज्य में कब बनी दोस्तों, बताएगा। पहली गैर कांग्रेसी तो 1957 में दोस्तों, 1957 में केरल में, देख रहे हो, केरल में दोस्तों पहली गैर कांग्रेसी सरकार, पहली गैर कांग्रेसी सरकार, गैर कांग्रेसी सरकार, कांग्रेसी सरकार, ठीक है। तो पूछा जाए कि किसी राज्य में पहली गठबंधन सरकार कब बनी, तो 1953 में आंध्र प्रदेश में। पूछा जाए कि किसी राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1957 में। पूछे जाए हिंदुस्तान में पहली गैर कांग्रेसी सरकार, तो मोरारजी देसाई 77 के चुनाव में। और पूछा जाए राजस्थान में पहली गैर कांग्रेसी सरकार, तो भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में, आपको पता है। और पूछा जाए कि राजस्थान में पहली गठबंधन सरकार, तो 9वीं विधानसभा के चुनाव 1990 में। और पूछा जाए केंद्र में पहली गठबंधन सरकार, तो 9वीं लोकसभा चुनाव 1989 में दोस्तों। ये सवाल थे कुछ जो मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं। और अब दोस्तों एक आप कमेंट कर सकते हो क्या, है कमेंट कर सकते हो क्या, बताओ भाई साहब, है ना, कमेंट कर सकते हो क्या। आप ये बता देना कि जो 13 दिन की सरकार थी, 13 दिन की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, वो किस दोस्तों, किस लोकसभा चुनाव में थी, किस लोकसभा चुनाव की जो हुआ था, क्यों नंबर क्या था उसका, ये कमेंट बॉक्स में आप छाप देना अगर आपको याद है या नहीं है, पता चल जाएगा। और दोस्तों ये फाइल जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। एग्जाम एम्पायर हमारा ऐप है, वहां पे टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों, अलग अलग टॉपिक की अलग अलग 80, 90, 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के, जैसे संसद के लगभग 90 क्वेश्चन है, तो जितना बड़ा टॉपिक उतने सारे क्वेश्चन, और हर एक सवाल वहां से फंसने वाला है, तो वो ज्वाइन कर लेना। 1000, 500, 400, 200 रुपए का नहीं है, सिर्फ गोलगप्पे वाले मूल्य पर है दोस्तों, क्योंकि शिक्षा का व्यापार वैसे खत्म नहीं होगा, शिक्षा का व्यापार इस प्रकार से खत्म होगा कि एक लागत मूल्य भी उससे भी कम पे दोस्तों, है ना, आपको दे दी जाए। और इतने सारे टेस्ट, उसके बाद ये शॉर्ट नोट्स फ्री वहां पे अवेलेबल है, और टेलीग्राम चैनल एग्जाम एम्पायर है, वहां भी पीडीएफ डाल दी जाएगी, तो ज्वाइन कर लेना। वरना कहूंगा इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, जो ज्यादा स्किप हो जाता तो तेरा ही सिलेक्शन किसी और के वापस जाता। फिर कहूंगा जो यूआरओ के एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का एग्जाम याद कराने वाले 69 वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाके देख लेना, सबका रिवीजन हो जाएगा। और खनिज चित्रकला जो आज तक नहीं समझ में आया आपको, एक बार मेरा वादा है नए बच्चों से कि देख लेना, आप कहोगे वाह सर क्या मजा आ गया, मतलब हम 4 नंबर बाकी बच्चों से आगे हो गए। तो होना है तो जाके प्लेलिस्ट में देख लेना, 100% याद कराने वाले वीडियो नाम से प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं रात 8 बजे
किसके साथ? हमारी पॉलिटी की क्लास होती है। और दोस्तों शाम को 6 बजे EORO नगर पालिका अधिनियम हमारा चल रहा है, आगे की धारा हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो दोनों क्लास में लाइव जुड़ना मत भूलेगा। थैंक यू दोस्तों, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो के साथ, जो इसी प्रकार से मैं डालूंगा, याद कराने वाला वीडियो संपूर्ण फैक्ट के साथ, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों। क्लास कैसी लगी ये कमेंट आपको करना ही होगा, है ना, करना ही होगा भाई, ठीक है। थैंक यू।